सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 26 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं ताबूत से निकलकर कहीं जा नहीं सकता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे होशो हवास जवाब देते गए और फिर मुझे कुछ होश ना रहा कि मैं कहाँ हूँ। मैं बेहोश हो चुका था। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कितनी देर बेहोश रहा, कितना वक्त गुजरा। मैं तो ताबूत में लाश के साथ लाश की तरह बंद था। होश आया तो इंजन चलने की आवाज़ आ रही थी। पहले मैंने यही ख्याल किया कि ये एम्बुलेंस की गाड़ी के इंजन की आवाज़ है, मगर फिर ख्याल आया कि यह आवाज़ मोटर के इंजन की आवाज़ से मुख्तलिफ है। मैंने गौर किया तो ये आवाज़ हल्की हल्की गूंज की तरह थी, जिसमें किसी वक्त सीटी की सी आवाज़ भी आती थी और ताबूत किसी वक्त ऊपर नीचे भी होता था और उसे हल्के हल्के झटके भी लगते थे। अचानक एक ख्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहीं मैं किसी हवाई जहाज में तो नहीं? मेरे खुदाया, अगर मैं किसी हवाई जहाज में हूं तो खुदा जाने ये जहाज मुझे कहाँ किस शहर में पहुंचा देगा। ताबूत के दाएं बाएं डोलने और हल्की हल्की थरथराहट से मुझे यकीन हो गया था कि मैं हवाई जहाज में ही हूं और ये लाश हवाई जहाज के जरिए मरहूमा के लवाहिकीन के पास पहुंचाई जा रही है, जहां उसे दफन कर दिया जाएगा। ताबूत में सर्दी भी बहुत हो गई थी। लाश जहाज की किसी एयर कंडीशन जगह पर रखी गई थी। अब मुझे ये देखना था कि ये जहाज हिंदुस्तान के किस शहर में जाकर उतरता है। कितना वक्त गुजर गया और जहाज कब से परवास कर रहा है, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। लाश की दवाइयों की बू ने एक बार मुझे बेहोश करने के बाद अपना आदी बना लिया था। अब मुझे उनकी तेज बू कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी आवाज अभी तक खर खर की तरह से निकलती थी। मैंने एक दो बार अपने आप को करमदाद कहकर पुकारना चाहा, लेकिन मेरे हलक से खरखराहट जैसी आवाज ही निकली। खुदा जाने ये किस किस्म की तेज दवाइयां थीं कि जो लाश को कुछ अरसे तक महफूज करने के वास्ते लगाई गई थीं, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज बंद कर दी थी। इतना इत्मीनान मुझे जरूर था कि जैसे ही मैं ताबूत से बाहर आया, मेरी आवाज बहाल हो जाएगी। जहाज मुसलसल परवास कर रहा था। अपनी आर्मी सर्विस में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें हवाई जहाज पर बिठाकर काफी बुलंदी पर ले जाया जाता था और फिर वहां से हम पैराशूटों के साथ छलांग लगाया करते थे। इसके अलावा भी मैंने अपने कारोबार के सिलसिले में लाहौर से ढाका तक कई बार सफर किया था। जहाज मेरे लिए कोई नई चीज नहीं था। मैंने महसूस किया कि जहाज ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अब कोई शहर आ गया है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से उतर नहीं सकता था। मैं दिल में दुआएं मांगने लगा कि या खुदा, ये ताबूत उसी शहर में उतारा जाए। एक बार जहाज ताबूत से उतर जाए, उसके बाद मैं इसमें से निकलने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। जहाज रुक गया था। मालूम नहीं ये किस शहर का हवाई अड्डा था। ताबूत कार्गो के हिस्से में था। यहाँ तक लोगों की आवाजें भी बड़ी मध्यम मध्यम आ रही थीं। मेरा ख्याल था कि ताबूत को यहाँ उतार लिया जाएगा, मगर ऐसी कोई बात ना हुई और जहाज एक बार फिर वहां से भी परवाज कर गया। या खुदा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे लड़की की लाश के साथ कहाँ ले जाया जा रहा है? कभी मुझे ख्याल आता कि कहीं ये लाश हिंदुस्तान से बाहर किसी मुल्क में तो नहीं ले जाई जा रही। फिर सोचता कि नहीं, इंडिया काफ़ी बड़ा मुल्क है। इसके शहरों का फासला भी बहुत ज़्यादा है। बस इसी तरह मैं अपने आप को तसल्लियाँ देता रहा और जहाज़ ऐसे परवास करता रहा जैसे वो अब कभी उतरेगा ही नहीं। एक बार फिर मुझे जहाज़ के उतरने का एहसास हुआ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जहाज़ रुक गया था। बाहर से लोगों की और गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। जब काफ़ी देर गुजर गई तो मैं समझ गया कि ये जहाज़ की मंजिल यही एयरपोर्ट है। फिर मुझे दरवाज़ा खुलने और आदमियों के अंदर आने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कान उनकी आवाज़ों पर लगा दिए। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो किस ज़बान में बात कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे इंतहाई खुशी हुई कि वो किसी हिंदुस्तानी ज़बान में ही बात कर रहे थे। ये मुझे तामिल ज़बान लगती थी। ढाका में एक मद्रासी एजेंट माल खरीदने कलकत्ता से आया करता था, वो यही ज़बान बोलता था। ये बात मेरे लिए बड़े सुकून का बायस थी कि मैं भारत ही में था। जहाँ ताबूत पड़ा था वहाँ से सामान बाहर निकाले जाने की आवाज़ें आने लगीं। फिर
ताबूत को भी उठाया गया और वहां से लेकर जाने लगे। मुझे एक आदमी के अंग्रेजी में बातें करने की आवाज आई। वो किसी को सब्र करने की तलकीन कर रहा था। ये यकीनन मरने वाले के कोई करीबी रिश्तेदार थे। ताबूत को किसी गाड़ी में रखकर चला दिया गया। ताबूत वाली गाड़ी देर तक चलती रही। ताबूत में अब वो जहाज वाली सर्दी नहीं रही थी, बल्कि हल्की हल्की गर्मी हो गई थी। एक खतरा मुझे और नजर आने लगा कि कहीं इस ताबूत को इसी तरह कब्र में ना उतार दिया जाए। यकीन करें, इस वक्त मैं एक तरह से मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला था और दिल में खुदावंदे करीम से अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा था। ताबूत वाली गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों के मोड़ घूमती चली जा रही थी। मैंने ताबूत के अंदर समुंदर की हवा की नमी को महसूस किया। इसका मतलब था कि गाड़ी साहिल समुंदर के करीब किसी तरफ जा रही है। फिर एक छोटा सा चक्कर काट कर गाड़ी रुक गई। बाहर से लोगों की धीमी आवाज में बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर किसी ने अंग्रेजी जबान में कहा, शाम हो रही है फादर, मैयत को दूसरे ताबूत में रख दिया जाए। यह सुनना था कि मेरी जान में जान आ गई। ये मेरे लिए ताबूत से निजात हासिल करने का सुनहरी मौका था। चाहे लोग मुझे मारने को दौड़ें, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही ताबूत से लाश निकाल कर दूसरे ताबूत में रखी जाएगी, मैं छलांग लगाकर भाग जाऊंगा। मेरे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था। ये मुझे मालूम था कि एक बार तो लोग सांप को देखकर इधर-उधर दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि सांप की बड़ी दहशत होती है। पादरी की धीमी जबान में बाइबल पढ़ने की आवाज आ रही थी। फिर मेरे वाले ताबूत के कील उखाड़े जाने लगे। मैं लाश के नीचे हो गया। एक तरफ के कील उखाड़ने के बाद उसके ढक्कन को दूसरी तरफ कर दिया गया। इस वक्त मुझे बाहर की ताज़ा हवा महसूस हुई। मैंने लाश के नीचे से जरा सी गर्दन बाहर निकाल कर ऊपर देखा। ये कोई गिरजाघर था। उसकी मखरूती छत ऊंची थी। कुछ गोरे मर्द और गोरी औरतें ताबूत में झुककर लाश को देखने लगे। एक औरत सिसकियां भर रही थी। बाहर बिजली के बल्ब की रोशनी थी। मैं रींग कर लाश के पांव की तरफ आ गया, क्योंकि इस तरफ कोई औरत या मर्द नहीं था। पादरी साहब बुलंद आवाज में मनाजात पढ़ रहे थे और लाश पर मुकद्दस पानी छिड़का जा रहा था। मैं किसी किस्म की एहतियात का ख्याल रखे बगैर लाश के दरमियान में से निकला और ताबूत की दीवार पर जितनी तेजी से रींग सकता था, रींग कर उछल कर ताबूत से बाहर जा गिरा। वहां सांप सांप का शोर मच गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ और लोग किस तरफ को भागे। मेरा मुंह जिस तरफ को उठा, मैंने उसी तरफ बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। एक बड़ा सा दरवाजा था। मैं दीवाना वार और पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ रेंगता हुआ उसमें से निकल गया। सामने एक छोटा सा सहन था, जहां रोशनी हो रही थी। सहन बगैर घास के था। चिकने फर्श पर मैं ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकता था, लेकिन मिट्टी के सहन में आते ही मेरी रफ्तार और तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि लोग मेरे पीछे पीछे मुझे मारने के लिए नहीं दौड़े थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी। मैं सहन में से निकल आया। आगे झाड़ियों की दीवार थी। मेरे लिए ये बेहतरीन पनाहगाह थी, क्योंकि वहां अंधेरा भी था। मैं झाड़ियों में घुस गया और दूसरी तरफ से बाहर आ गया। दूसरी तरफ एक छोटी सी कच्ची सड़क थी, जिसके दोनों जानिब नारियल के दरख्त झुके हुए थे। ये जनूबी हिंद का इलाका ही था, क्योंकि जनूबी भारत के शहरों में नारियल के दरख्त बहुत होते हैं। मैं सड़क पार कर गया। उसके आगे फिर एक मैदान था, जिसमें काफी घास उगा हुआ था। चूंकि मैं अंधेरे में देख सकता था, इसलिए बेदरेग आगे बढ़ता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं उन लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया हूं, तो मैं घास में एक जगह छुप कर बैठ गया। इतनी देर तक तेज दवाइयों वाले ताबूत में लाश के साथ बंद रहने के बाद ताज़ा हवा ने मुझे फिर से ताज़ा दम कर दिया था। मुझे अपने करीब सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने गर्दन घुमा कर देखा। एक मोटा चूहा डर कर एक तरफ को भागा था। यूं ही मैंने उसे डराने के लिए फुंकार मारी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले की खरखराहट दूर हो चुकी है। मैंने फौरन हलक से आवाज निकाली और कहा, या अल्लाह मदद। मैं खुशी से झूम उठा। जब मैंने अपनी इंसानी आवाज सुनी, लाश पर लगाई गई तेज दवाइयों का असर खत्म हो चुका था और मेरी कुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत फिर से वापस आ गई थी। मुझे इतनी खुशी हुई जैसे किसी फकीर को अचानक कोई खजाना मिल गया हो। मैंने शौक में आकर अपने आप से बातें करना शुरू कर दी। अचानक मुझे ख्याल आया कि वहां कोई मेरी आवाज न सुन ले। घास ऊंची थी। मैंने पूरी गर्दन ऊपर उठा के देखा, वहां कोई इंसान नहीं था। मैं मालूम करना चाहता था कि यह भारत का कौन सा शहर है और मैं किस जगह पर हूँ।
मैं तेजी से घास के मैदान को पार करके दूसरी तरफ आ गया। यहाँ खेत था, जिसकी मेंड पर नारियल और ताड़ के दरख्त थे। मेरे दाएं जानिब से समुंदर की तेज हवा आ रही थी। सांप होने की वजह से मैं समुंदर की हवा की नमी फौरन महसूस कर सकता था। इस हवा में मछलियों की बू भी किसी वक्त आ जाती थी। समुंदर की तरफ जाने का कोई फायदा नहीं था। मेरा मकसद किसी तरह वापस भोपाल पहुंचना था। भोपाल ही मेरा इस वक्त टारगेट था। मुझे नागिन दुर्गा का भी ख्याल आया कि वो मेरे जाने के बाद भैरू जी के मंदिर में मेरा इंतजार करते करते थक गई होगी। रात हो चुकी है, वो अब तक वहां कहाँ बैठी होगी। मैं कितनी भी कोशिश करता, हफ्ता 10 दिन से पहले मैं भोपाल नहीं पहुंच सकता था। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। मुझे एक सिमत रोशनियां नजर आ रही थी। मैंने सोचा उनकी तरफ चलना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये कौन सी जगह है। हो सकता है ये कोई रेलवे स्टेशन ही हो और मुझे इस शहर का नाम मालूम हो जाए। मैंने खेत की मेंड पर रोशनियों की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। एक खेत के बाद दूसरा खेत आया तो मुझे एक सांप की बू आई। मैं वहीं रुक गया। अंधेरे में एक काफी मोटा ताजा सांप खेत में से निकलकर मेंड पर आ गया। उसने भी मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। मेरा ख्याल था कि वो गुजर जाएगा, लेकिन उसने मुझे देखते ही अपना फन खोल लिया और मेरी तरफ देखते हुए फुंकारने लगा। मैंने भी फन खोल लिया। मेरा फन उसकी निस्बत काफी छोटा था। काले सांप ने इतनी जोर से मेरी तरफ झुककर फुंकार मारी कि मुझे उसकी फुंकार की गर्मी महसूस हुई। मैं भी जवाब में जोर से फुंकारा, मगर सांप अपनी जगह से ना हिला। आखिर इंसानी जबलत से मजबूर होकर मैंने इंसानी आवाज में उसे डांटते हुए कहा, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इंसान हूं, तू सिर्फ सांप है। भाग जा यहां से। काले सांप पर मेरी आवाज का अजीब असर हुआ। मेरी इंसानी आवाज सुनते ही उसने अपना फन सुकेड़ लिया और मेरे इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं परेशान हो गया। मैंने उसे एक बार फिर डांटा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं देवता शिव जी का सांप हूं? दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे ऐसी बद्दुआ दूंगा कि तू जिंदा भी नहीं रहेगा और मरेगा भी नहीं। ये सुनते ही सांप ने मेरे आगे अपना सर झुकाया और जल्दी से खेत की तरफ भाग गया। मुझे लगा जैसे वो मेरी इंसानी आवाज को समझ रहा था। मैंने दूर नजर आने वाली झिलमिलाती रोशनियों की तरफ अपना सफर जारी रखा। रोशनियां करीब आ रही थीं। लगता था कि ये साथ साथ बने हुए 3-4 क्वार्टर हैं। जरा आगे गया तो समुंदर की एक खाड़ी दिखाई दी जहां एक स्टीमर खड़ा था। ये रोशनियां उसी स्टीमर की थीं, जिन्हें मैं दूर से किसी इमारत की रोशनियां समझ रहा था। खाड़ी उसे कहते हैं जहां समुंदर के किनारे को काटकर एक बहुत बड़े तालाब या झील की शक्ल में अंदर आ गया हो। ये शायद कोई बंदरगाह थी। मैं वहां जाकर रुक गया। वहां एक तरफ हटके 3-4 क्वार्टर भी थे, मगर वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कोने वाले क्वार्टर में थोड़ी सी रोशनी थी। यहाँ मेरा कोई काम नहीं था, क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन की तलाश थी और ये शायद कोई घाट था, जहां से शायद माल बरदार स्टीमर साहिल की एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह तक जाते होंगे। मैं मायूस हो गया। आदमी की शक्ल में होता तो किसी से स्टेशन का रास्ता भी पूछ सकता था और कोई सवारी या पैदल स्टेशन तक पहुंच सकता था। मैं वहां झाड़ी की ओट में बैठा सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सोच सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि खाड़ी में जो स्टीमर खड़ा है उसमें कहीं छुप जाता हूँ। रात को नहीं तो सुबह ये स्टीमर चल पड़ेगा और इसमें उस शहर की किसी बंदरगाह पर पहुंच जाऊंगा। ये फैसला करने के बाद मैं स्टीमर की तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि स्टीमर काफी बड़ा था और दो आदमी लकड़ी की मचान जैसी गोदी पर खड़े थे। उन्होंने फौजी वर्दियां पहन रखी थीं और हाथों में स्टेन गन्ने थी। मैं समझ गया कि ये या तो इंडियन नेवी का स्टीमर है या फिर इसमें फौजी सामान किसी दूसरी बंदरगाह को ले जाया जा रहा है। इतने बड़े स्टीमर में मेरे छुपने के लिए कोई भी जगह निकल सकती थी। स्टीमर के लोअर डेक से गोदी की मचान तक एक तख्ता लगा दिया गया था। दोनों फौजियों में से एक डेक की तरफ गया। उसने एक जंगले के पास खड़े दूसरे आदमी से कोई बात की और दौड़कर वापस आ गया और अपने साथी फौजी से कुछ कहा। वो फौजी एक तरफ दौड़कर गया। मैंने गौर से देखा, वो स्टीमर का रस्सा खोल रहा है जो किसी जगह बंधा था। ये सब कुछ मुझे सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा था कि मैं सांप होने के नाते अंधेरे में देख सकता था। जब मैंने देखा कि स्टीमर का रस्सा खोला जा रहा है
तो मैं तेजी से रेंग कर लकड़ी के तख्ते के नीचे हो गया और तख्ते के ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ रेंगता हुआ स्टीमर के लोअर डेक की दीवार के साथ चिमट गया और फिर पिछली तरफ चला गया। स्टीमर के लोहे की चादर वाली दीवार जंग आलूद थी। मैं जल्दी जल्दी रेंगता हुआ स्टीमर के अकब में लोअर डेक के जंगले के पास आ गया और मैंने गर्दन जरा सी बाहर निकाल कर देखा। लोअर डेक की गैलरी या राहदारी यहाँ आकर स्टीमर की दूसरी जानिब मुड़ गई थी। दोनों गैलरियों में हल्की रोशनी थी और वहां कोई नहीं था। इतने में स्टीमर के इंजन की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। स्टीमर की दीवार जिसके साथ मैं लगा हुआ था थरथराने लगी। मैं जंगले के दरमियान से होकर गैलरी में उतर गया। जगह जगह लकड़ी के खोखों और बड़े बड़े बोरों और लोहे की पट्टियों की शक्ल में सामान लदा हुआ था। मैं वहीं सामान के नीचे घुसकर बैठ गया। स्टीमर किनारे से आहिस्ता आहिस्ता हट रहा था। फिर उसने खाड़ी में किसी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं लकड़ी के करेटों के दरमियान एक जगह सिमट कर बैठा था और सोच रहा था कि देखें ये स्टीमर भारत के किस दूसरे शहर की बंदरगाह पहुंचता है या इसी शहर की किसी दूसरी गोदी पर जाता है। स्टीमर सारी रात चलता रहा। किसी किसी वक्त उसके विसल देने की आवाज आ जाती या कभी कभी कोई दूसरा स्टीमर कुछ फासले पर से विसल देता हुआ गुजर जाता। ऊपर वाले डेक से मल्लाहों के कह कहे लगाने की आवाज आ जाती। फिर खामोशी छा जाती। रात गुजर गई। दिन की रोशनी हो गई। फिर स्टीमर की रफ्तार ऐसा लगा जैसे हल्की हो गई हो। वो एक तरफ घूम रहा था। डेक पर मल्लाहों की आवाजें आने लगीं। स्टीमर के इंजन बंद हो गए। वो किसी बंदरगाह की गोदी से जाकर लग गया था। लगता था कि ये कोई बड़ी बंदरगाह है। वहां पर काफी चहल पहल थी। मैं जहां पर छुपा हुआ था वहां मुझे भारी बूटों की ठक ठक सुनाई दी। लगता था कि चार पांच फौजी वहां आ गए हों। वहां फौजी क्रेट थे जिनके पीछे मैं छुपा था। ये क्रेट फौजी अफसरों के लिए फाइलों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मैं फौजी था इसलिए उन क्रेटों को पहचानता था। इतने में किसी ने मेरे आगे का जो क्रेट था उसको अपनी तरफ घसीटा। मैं घबरा गया क्योंकि क्रेट के हट जाने की सूरत में मैं उन्हें नजर आ सकता था। मुझे और तो कुछ न सूझा। मैं तेजी से ऑफिसर्स क्रेट के ऊपर चढ़ा और सुराख में से क्रेट के अंदर दाखिल हो गया। मैं अगर एक दो सेकंड की देर कर देता तो मेरा मारा जाना यकीनी था, क्योंकि जैसे ही मैं ऑफिसर्स क्रेट के अंदर गया उस क्रेट को घसीट कर बाहर निकाल लिया गया। फिर ऐसे लगा जैसे क्रेट को किसी लोडर पर लादा गया हो। लोडर स्टीमर के डेक पर से होता हुआ लकड़ी के तख्ते के जरिए नीचे उतार दिया गया। अब मैं बंदरगाह की जेटी पर था। जेटी के फर्श पर भी लोडर देर तक किसी तरफ चलता रहा। दो फौजी जो लोडर को धकेल रहे थे तामुल जबान में एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते जा रहे थे। बाहर काफी आवाजें थी। उनमें गाड़ियों के हारन की आवाजें भी आ जाती थीं। लोडर एक जगह आकर रुक गया। मैंने सुराख के पास सर लाकर बाहर देखने की कोशिश की और फौरन सर अंदर कर लिया। क्रेट के सुराख का रुख दोनों फौजियों की जानिब था। वो मुझे देख सकते थे मगर खुदा का शुक्र है कि उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। जब उन्होंने क्रेट को लोडर पर से उतार कर जमीन पर डाला तो मैंने सुराख में से बाहर देखा। मेरे करीब ही एक फौजी ट्रक खड़ा था। क्रेट को उठाकर उसमें रख दिया गया और उसके बाद दोनों फौजी भी ट्रक में बैठ गए और ट्रक किसी जानिब रवाना हो गया। मैं एक बार फिर फंस चुका था। ऑफिसर्स क्रेट के अंदर फाइलों, किताबों और कागजात के पलंदों के दरमियान में सिमट कर बैठा मैं सोच रहा था कि जहां ये फौजी ट्रक जाकर रुकेगा वहां क्रेट के सुराख में से निकलकर भागने की कोशिश करूंगा। ट्रक जनूबी हिंदुस्तान के उस साहली शहर की सड़कों पर दौड़ता चला जा रहा था। कई सड़कों के मोड़ घूमता हुआ फौजी ट्रक एक तरफ मुड़ा और रुक गया। दोनों सिपाहियों ने जल्दी से क्रेट को उठाकर ट्रक से बाहर निकाला और एक कमरे में ले जाकर रख दिया। ये काम उन्होंने इतनी जल्दी किया कि मुझे रास्ते में बाहर निकलने का मौका ही ना मिला। जिस कमरे में उन्होंने लकड़ी के ऑफिसर्स क्रेट को ले जाकर रखा, मैंने सुराख में से देखा कि वो एक छोटा सा कमरा था। दरमियान में मेज बिछी थी। मेज के ऊपर एक बल्ब रोशन था। दोनों इंडियन सिपाही बाहर जाने के बजाय वहीं क्रेट के पास खड़े रहे। मेरे लिए बाहर निकलना मुश्किल था। इतना मैं समझ गया था कि इस ऑफिसर्स क्रेट में कोई अहम फौजी दस्तावेजात हैं जिनकी इतनी हिफाजत की जा रही है। दो इंडियन फौजी ऑफिसर्स कमरे में दाखिल हुए। दोनों सिपाहियों ने उन्हें सलूट किया। मैं सुराख के साथ आंखें लगाए देख रहा था। दोनों इंडियन फौजी मेज पर आमने सामने बैठ गए। उन्होंने अपने अपने ब्रीफ केस मेज पर रख दिए।
कैप्टन या मेजर रैंक के लगते थे। दोनों जनूबी हिंद की किसी रेजिमेंट के ऑफिसर्स थे, गहरे सांवले रंग थे। उनमें से एक ऑफिसर ने सिपाहियों की तरफ देखकर अंग्रेजी में कहा, क्रेट में से ब्रीफ केस निकालो। यस सर। जिस क्रेट में मैं छुपा था वो खोला जाने वाला था। मेरे लिए ये बड़ी नाजुक घड़ी थी। मैं क्रेट के अंदर ही रेंग कर कोने में फाइलों के पीछे छुप गया। क्रेट का ताला खोलकर उसमें से ब्रीफ केस निकाला गया। क्रेट दोबारा बंद कर दिया गया। क्रेट के बंद होते ही मैं जल्दी से रेंग कर सुराख के पास आ गया। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ था कि देखना चाहिए कि इस ब्रीफ केस में क्या है जिसकी इतनी ज्यादा हिफाजत हो रही है। ब्रीफकेस टीन के एक चौकोर डब्बे में बंद था। एक इंडियन ऑफिसर ने चाबी लगाकर टीन का बॉक्स खोला, उसमें से ब्रीफकेस निकाला और दोनों सिपाहियों को वहां से चले जाने का इशारा किया। दोनों इंडियन सिपाही सलूट मारकर बाहर निकल गए। फौजी ऑफिसर ने क्रेट वाले ब्रीफकेस को खोलकर उसमें से स्याह रंग की एक फाइल निकाली और उसके कागजात को उलटने पलटने लगा। दूसरा फौजी ऑफिसर फाइल को देख रहा था। उसने अंग्रेजी में कहा, तमाम कागजात ओके होंगे। दूसरे ने कहा, यस कैप्टन, इट इज ओके। पहले वाला इंडियन ऑफिसर कैप्टन रैंक का था। उसने सिगरेट सुलगाया और बोला, मेजर साहब, क्या आपको यकीन है कि हमारा ये खुफिया प्रोजेक्ट कामयाब साबित होगा? दूसरा फौजी ऑफिसर मेजर रैंक का था। उसने फाइल पर नजरें जमा रखी थीं। कहने लगा, कैप्टन पांडे, ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ पाकिस्तानी समुंदर में उनके सारे के सारे बहरी बेड़े को तबाह बर्बाद कर देगा, बल्कि उसकी मार कराची बंदरगाह तक भी हो सकती है। ये सुनना था कि क्रेट के सुराख में से मैं उन दोनों इंडियन आर्मी अफसरों को देखते का देखता रह गया। ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी खुफिया आर्मी मंसूबे की सीक्रेट फाइल थी। ये पाकिस्तानी बहरिया और कराची की बंदरगाह पर जबरदस्त तबाही फैलाने का प्लान या ब्लूप्रिंट था। अब मेरे वहां से फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं हर हालत में बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर इस खुफिया मंसूबे की तफसीलात मालूम करना चाहता था। मैं हमातन गोश होकर उनकी बातें सुनने लगा। इंडियन कैप्टन ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, सर, अगर द्वारका की नेवल रिपोर्ट से हम कराची की बंदरगाह पर अटैक कर सकते हैं, तो फिर हम इस खुफिया प्रोजेक्ट की मदद से अमृतसर से लाहौर पर भी अटैक कर सकते हैं। इंडियन मेजर बोला, इस बार ऐसा ही होगा। सन 65 में पाक आर्मी का डिफेंस नाकाबिले शिकस्त था। हमारे पास भी रिवायती हथियार थे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। हमारे साइंसदानों ने जो खुफिया हथियार हमें तैयार करके दिया है और जिसका हम राजस्थान के सहरा में तजर्बा कर चुके हैं, ये पाक आर्मी और नेवी के डिफेंस को पहले ही अटैक में तहस नहस करके रख देगा। इस बार भगवान ने चाहा तो हम लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। इंडियन कैप्टन ने सिगरेट एशट्रे में दबाया और बोला, सर, ये फाइल और खुफिया मंसूबे की ब्लूप्रिंट कल शाम तक द्वारका नेवल हेडक्वार्टर में पहुंच जाने चाहिए। इंडियन मेजर ने फाइल में से कुछ चीजें अपनी नोटबुक में दर्ज की और फाइल बंद करके ब्रीफ केस में रखते हुए कहा, डोंट वरी कैप्टन, आर्मी का एक डेकोटा सुबह 7 बजे द्वारका से होता हुआ मुंबई जा रहा है। ये क्रेट उसी जहाज में जाएगा। इंडियन मेजर ने खुफिया प्रोजेक्ट फाइल वाला ब्रीफकेस टीन के डब्बे में बंद करके ताला लगाया और सिपाहियों को आवाज दी। दोनों सिपाही तेजी से अंदर आए। मेजर ने उन्हें ऑर्डर दिया, देखो जवान, ये क्रेट यहाँ से सीधा आर्मी एयरपोर्ट पर जाएगा, तुम लोग इसको गार्ड करेगा। दोनों सिपाहियों ने यक आवाज कहा, ठीक है सर। उसको क्रेट में हमारे सामने बंद करो। सिपाहियों ने फौरन हुक्म की तामील की और टीन के बॉक्स को क्रेट में रखकर क्रेट बंद करके ताला लगा दिया और चाबी इंडियन मेजर के हवाले कर दी। मेजर ने कहा, तुम इसे सीधा आर्मी एयरपोर्ट पर ले जाएगा और रात को इसकी गार्ड ड्यूटी पर रहेगा। हम सुबह इधर आकर इसे वसूल कर लेगा। यस सर, दोनों सिपाहियों ने सलूट करते हुए कहा। दोनों इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कमरे से निकल गए। मेरे वहां से निकलकर फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं हर हालत में मालूम करना चाहता था कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कौन सा खुफिया हथियार बनाया है जिसकी मदद से वो कराची और लाहौर पर कब्जा करने का मंसूबा तैयार कर चुका है। इंडियन सिपाहियों ने टीन के बॉक्स को ऑफिसर्स क्रेट में रखा और उसे उठाकर बाहर लाए। बाहर फौजी ट्रक मौजूद था। क्रेट को ट्रक में रख दिया गया और ट्रक उस शहर के फौजी हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गया। सारी रात मैं क्रेट में छुपा रहा। क्रेट फौजी एयरपोर्ट के किसी कमरे में रखा गया था। दोनों इंडियन सिपाही रात भर उसके पास मौजूद रहे।
दूसरे दिन वही रात वाले इंडियन आर्मी ऑफिसर्स आ गए। उन्होंने क्रेट को बाहर ही से चेक किया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि क्रेट लोड किया जाए। क्रेट कमरे से बाहर लाया गया, उसे लोडर पर रख कर दूर खड़े आर्मी के एक डैकोटा हवाई जहाज के पास ले जाया गया। वहां भी दो आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे। उन्होंने अपनी निगरानी में क्रेट को जहाज में रखवा दिया। जहाज थोड़ी देर के बाद टेक ऑफ कर गया। उस जहाज की मंजिल द्वारका थी, जहां जहाज ने पहले उतरना था। मेरे क्रेट को दोनों इंडियन आर्मी अफसरों यानी कैप्टन पांडे और मेजर ने अपने पास ही रखवाया था। ये भी काफी लंबी फ्लाइट थी। आखिर जहाज द्वारका के आर्मी एयरपोर्ट पर उतर गया। एयरपोर्ट से एक फौजी जीप क्रेट को लेकर आर्मी के किसी गैरिजन में ले आई। मैं किसी किसी वक्त क्रेट के सुराख में से बाहर देख लेता था। यहाँ फौजी दफ्तर थे। फौजी गाड़ियां भी इधर उधर खड़ी थीं। क्रेट को एक कमरे में ले जाकर रख दिया गया। दोनों आर्मी अफसर क्रेट के साथ। कमरे में पहले से एक कर्नल रैंक का इंडियन आर्मी अफसर मौजूद था। दोनों आर्मी अफसरों ने उसे सलूट किया। कर्नल के कंधे का फीता मैंने दूर ही से देख कर पहचान लिया था। वो सिगार पी रहा था। उसने अंग्रेजी में मेजर से कहा, मेजर गोखले, मैंने हाई कमांड से मंजूरी ले ली है। तुम दोनों गन पोस्ट पर जाकर आज ही से लेजर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दोगे। तुम्हारे ख्याल में तुम्हें लेजर गन की फाइनल चेकिंग में कितना वक्त लग जाएगा? मेजर गोखले ने कहा, सर, ये काम एक हफ्ते का है, लेकिन हम इसे जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेजर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। कश्मीर में हमारी फौज बुरी तरह मर रही है। हमारी सारी फौजी कुवत इस लेजर गन पर डिपेंड करती है। सन 65 की जंग में पाकिस्तान की नेवी ने हमारा द्वारका गन पोस्टों को तबाह कर दिया था। हमारी नेवी को बुरी तरह शिकस्त हुई थी, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम अगले महीने पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते हैं, और इस बार हम समुंदर की तरफ से अटैक करेंगे। और हमारी ये लेजर गन हमारे नेवल ट्रूप्स के लिए कराची की बंदरगाह साफ कर देगी। कैप्टन पांडे ने कहा, सर, हम एक हफ्ते से पहले अपना काम खत्म कर लेंगे, आप इत्मीनान रखें। ओके। इंडियन कर्नल चला गया। उसके जाने के बाद मेजर गोखले ने कैप्टन से कहा, कैप्टन, सीक्रेट फाइल निकाल लाओ। मेरा ख्याल है हमें इसी जगह बैठकर काम शुरू करना चाहिए। इंडियन कैप्टन क्रेट की तरफ बढ़ा तो मैं जल्दी से सुराख से हटकर क्रेट की दूसरी तरफ फाइलों और किताबों के पीछे छुप गया। जब कैप्टन क्रेट में से सीक्रेट फाइल निकाल कर ले गया, तो मैं वापस सुराख के पास आकर उन्हें देखने लगा। इस दफा कैप्टन ने टीन का बॉक्स क्रेट में ही रहने दिया था। वो सिर्फ फाइल निकाल कर ले गया था। उसमें एक ब्लूप्रिंट भी था। ब्लूप्रिंट को उन्होंने मेज पर फैला दिया और उस पर झुककर जगह जगह पेंसिल से निशानात लगाने लगे। वो आपस में अंग्रेजी में बातें भी करते जाते थे। उनकी बातों से मालूम हुआ कि भारतीय हाई कमान ने इसराइल की फौजी टेक्निकल की मदद से एक ऐसी लेजर गन तैयार कर ली है जिसकी मार द्वारका से कराची तक है, और जो अपनी शुआओं से खुले समुद्रों में पाकिस्तानी जहाज़ों पर हमला कर सकती है और कराची बंदरगाह पर भी तबाही मचा सकती है। मुझे तो महज इत्तफाक से इंडियन मिलिट्री के पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े खतरनाक खुफिया मंसूबे का सुराग मिल गया था। मैंने उसी वक्त दिल में तहैया कर लिया कि मुझसे जैसे और जिस तरह भी हो सका, मैं इस पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे को खाक में मिलाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा कौमी फर्ज भी बन गया था। अफसोस ये था कि मैं इंसानी शक्ल में नहीं था। फिर ख्याल आया कि अगर मैं सांप की शक्ल में ना होता, तो इस खुफिया मंसूबे का मुझे कभी ना पता चलता। मेरे सांप का रूप ही मेरी मदद का बहुत बड़ा सबब बन गया था। लेकिन इस मंसूबे को तबाह करने के लिए कमांडो अटैक की ज़रूरत थी, और इसके लिए ना सिर्फ मुझे अपने साथियों कमांडो खालिद और कमांडो हारून की ज़रूरत थी, बल्कि मेरा वापस इंसानी शक्ल में आना भी बहुत ज़रूरी था। मैं अकेला सांप बनकर इंडियन आर्मी के इतने खतरनाक और अहम फौजी मंसूबे को तबाह नहीं कर सकता था। दोनों आर्मी अफसर देर तक ब्लूप्रिंट का मुआयना करते और निशानात लगाते रहे। थोड़ी देर के बाद मेजर गोखले ने कमर सीधी करते हुए कहा, कैप्टन पांडे, इस वक्त कॉफी पीने को जी चाहता है। कैप्टन पांडे ने कहा, सर, यहाँ तो हम कॉफी नहीं मंगवा सकते, ये तो टॉप सीक्रेट रूम है। मेजर ने पेंसिल मेज पर रखते हुए कहा, आओ मेस में चलकर पीते हैं। ये कागजात इसी तरह मेज पर रहने दो, हम बाहर से लॉक करके जाएंगे दरवाजे को। 10-15 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है सर। और वो दोनों कमरे से चले गए। उनके जाने के बाद मैं फौरन क्रेट के सुराख में से निकलकर फर्श पर रेंगता हुआ मेज के ऊपर आ गया। मेरे सामने भारतीय मिलिट्री के खतरनाक हथियार लेजर गन का ब्लूप्रिंट खुला पड़ा था।
میں اس کو کچھ کچھ سمجھ سکتا تھا کیونکہ میں کمانڈو رہ چکا تھا۔ وہاں پر کچھ پہاڑوں کے نشان تھے، کچھ سمندر دکھایا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لیزر گن دوارکا کے سمندری ساحل کی کسی پہاڑی میں لگائی گئی تھی۔ میں نے یہ سارے خفیہ نشانات اور اشارے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے۔ بلو پرنٹ کو بار بار دیکھا، اس کی بعض ڈگریاں بھی جو میری سمجھ میں آئیں اپنے انسانی ذہن میں محفوظ کر لیں۔ میں نے کلاک پر نگاہ ڈالی، اس وقت دن کے 12:15 بج رہے تھے۔ میں وہاں سے اب فرار ہونا چاہتا تھا۔ مجھے پاکستان کے خلاف بھارتی فوج کے ایک خطرناک ترین منصوبے کا راز مل گیا تھا۔ میں جلدی سے جلدی یہ راز آگے پہنچانا چاہتا تھا مگر میری مجبوریاں تھیں۔ سانپ ہونے کی وجہ سے میں دن کی روشنی میں وہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ دوسری مجبوری یہ تھی کہ میں آسانی سے سفر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پہلے ٹرین کے ذریعے بمبئی اور اس کے بعد بھوپال جانا تھا، اور یہ کام دودھ کی نہر نکالنے کے برابر تھا۔ کوئی دروازے کا تالا کھول رہا تھا۔ میں میز پر سے چھلانگ لگا کر فرش پر آیا اور تیزی سے کریٹ کے سوراخ میں گھس گیا۔ دونوں انڈین آرمی افسر کافی پی کر واپس آ چکے تھے۔ میں سوراخ کے ساتھ لگ کر بیٹھا، اپنے ذہن میں بلو پرنٹ کے اشاروں اور ڈگریوں کے نشانات کو دہرانے لگا تاکہ وقت آنے پر مجھے سب کچھ یاد رہے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں افسروں نے بھی اپنا کام ختم کر لیا اور فائل کو بند کر کے کریٹ میں رکھ کر کریٹ کو تالا لگا دیا۔ میجر گوکھلے نے کہا، یہاں سے ہم گن پوسٹ پر جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، کیپٹن پانڈے کہنے لگا۔ دونوں سیکرٹ روم سے نکل گئے۔ انہوں نے باہر سے دوبارہ تالا لگا دیا تھا۔ میں کریٹ سے نکل آیا اور کمرے کا جائزہ لیا کہ وہاں باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں۔ میں چھوٹا سا سانپ تھا، مجھے باہر نکلنے کے لیے چھوٹا سا سوراخ ہی کافی تھا۔ دیوار کے اوپر چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس پر آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے دیوار پر چڑھ کر روشن دان کی سلاخوں میں سے جھانک کر دیکھا۔ سامنے فوجی دفتروں کی 2 منزلہ عمارت تھی۔ 2-4 فوجی گاڑیاں بھی کھڑی تھی۔ ملٹری پولیس کا ایک جوان عمارت کے باہر گارڈ ڈیوٹی پر کھڑا تھا۔ میں دن کے وقت نہیں نکل سکتا تھا، مجھے شام ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ میں روشن دان سے نیچے اتر آیا اور کریٹ کے اندر جانے کے بجائے اس کے پیچھے چھپ گیا۔ میں بور تو نہیں ہو رہا تھا مگر مجھے ایک بے چینی تھی کیونکہ میں وقت ضائع کیے بغیر بھوپال پہنچنا چاہتا تھا۔ بھوپال جانے کی اہم ترین مہم میرے سامنے تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب روشن دان سے آنے والی دن کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ جب مکمل اندھیرا چھا گیا میں فوراً دیوار پر رینگتا روشن دان پر پہنچا، سلاخوں میں سے جھانک کر دیکھا۔ سامنے والی فوجی عمارت میں روشنی تھی مگر میرے کمرے والی دیوار اندھیرے میں تھی۔ میں نیچے اترا اور ایک جانب جھاڑیوں میں آ کر گردن نکال کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ کوئی فوجی ہیڈ کوارٹر تھا۔ کچھ فاصلے پر اونچی دیوار تھی جس پر خاردار تار لگی تھی۔ اس طرف سے باہر نکلنے میں ہی عافیت تھی۔ چنانچہ میں اندھیرے میں رہ کر رینگتے رینگتے دیوار تک آیا۔ دیوار پر چڑھ کر خاردار تاروں کے نیچے سے گزر کر دیوار کی طرف آیا۔ دوسری طرف نشیب میں کھائی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اسٹیشن کس طرح پہنچنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسٹیشن کس طرف ہے۔ میں نے دور سے نظر آنے والی روشنی کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور اللہ کا نام لے کر کھائی پار کی اور روشنیوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اللہ پر توکل رکھ کر رینگتا چلا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں بمشکل 100-150 گز دور گیا ہوں گا کہ میرے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ میں وہیں رک گیا۔ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہونے والا تھا۔ میں سانپ کے روپ سے اپنی انسانی شکل میں واپس آنے والا تھا۔ یہ عمل شروع ہو گیا تھا۔ میں بے حد خوش تھا اور خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ جھٹکے اب رکے نہیں، لگتے ہی چلے جائیں۔ 15-20 سیکنڈ کے بعد وہی ہونے لگا جو اس سے پہلے ہوتا تھا، یعنی مجھے اپنے جسم کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے لگا جیسے مجھ پر کسی نے بوجھ سا ڈال دیا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر ایک جھٹکا لگا، یہ آخری جھٹکا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں، میں سانپ سے اپنی انسانی شکل میں واپس آ چکا تھا۔ میرا لباس وہی تھا جو کمانڈو خالد سے بچھڑتے وقت میں نے پہنا تھا۔ یہ ہندوانہ لباس تھا، یعنی کھدر کا کرتا اور پاجامہ۔ پاؤں میں پرانی چپل تھی۔ میں نے جلدی سے کرتے کی جیب ٹٹولی، اس میں سے 1500 روپے نکل آئے، لیکن یہ میرے کسی کام کے نہیں تھے کیونکہ یہ دوارکا سے ممبئی اور پھر وہاں سے بھوپال تک میں بذریعہ ریل گاڑی اتنے کم پیسوں میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ میں بغیر ٹکٹ کے سفر کروں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انسان کے روپ میں آنے کے بعد سب سے پہلا فرق یہ پڑا
کہ मैं अंधेरे में कुछ नहीं देख सकता था। दूसरा, मुझे अब कमांडो खालिद और जमीला की बू भी नहीं आ सकती थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, कलमा शरीफ पढ़कर अपने चेहरे पर हाथ फेरा, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी शेव काफ़ी बढ़ आई है। मैं एक नए अज़म के साथ दूर नजर आने वाली रोशनियों की तरफ चल पड़ा। अब मैं इस पोजीशन में था कि अच्छी तरह देखभाल कर रास्ते को रोशनियों की तरफ निकाल सकूं। जल्द ही मुझे एक पक्की सड़क मिल गई। फिर एक मोटर गाड़ी की आवाज भी आई। अभी रात का पहला पहर था। पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। मैंने हाथ दे दिया, इस ख्याल से कि शायद गाड़ी रुक जाए। गाड़ी रुक गई। ये एक पुरानी सी कार थी। एक बूढ़ा गुजराती उसे चला रहा था। उसने गुजराती में मुझसे कुछ पूछा। मैंने स्टेशन का नाम लिया। उसने इशारा किया कि अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। वो हिंदुस्तानी में बोला, तुम गुजराती ना हैं? मैंने कहा, ना हैं। हम तो पंजाबी। अमृतसर का है, राम प्रसाद नाम है। वो बोला, स्टेशन पर जाएगा? मैंने कहा, दिल्ली जाएगा। दिल्ली वाला गाड़ी कब जाता है? वो बोला, मालूम नहीं, हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ देगा। उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। वहां काफी रौनक थी। इंसानी रूप में आने के बाद अब एक बार फिर मेरे सर पर पुलिस और सीआईडी का खतरा मंडलाने लगा था। लेकिन मैं जिस मिशन पर जा रहा था, उसकी अहमियत इस खतरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि भोपाल को वहां से कोई गाड़ी सीधी नहीं जाती। पहले बंबई जाना पड़ेगा, वहां से फिर भोपाल वाली गाड़ी मिलेगी। मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। मैं बगैर टिकट के गाड़ी में बैठ गया। सारी रात ट्रेन चलती रही। रात होने की वजह से कोई टिकट चेकर नहीं आया। सुबह बंबई पहुंच गया। यहां से जनता एक्सप्रेस में भी बगैर टिकट के बैठ गया और भोपाल की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में जहां टिकट चेकर के आने का खतरा होता, वहां ट्रेन से उतरकर किसी दूसरे डब्बे में बैठ जाता। इसी तरह सारा दिन गुजर गया। रात हो गई। रात के पहले पहर ट्रेन भोपाल के स्टेशन में दाखिल हुई। मैंने फिजा को सूंघा। मुझे कोई बू महसूस ना हुई। अगर मैं सांप होता तो ये बू जरूर आती। मैं मेन गेट के बजाय लाइनों लाइन चलकर स्टेशन से दूर निकल आया। रास्ते का मुझे इल्म था। मैंने पहले जिन पैसों का जिक्र किया है वो 1500 नहीं, 15 रुपए थे। मैं माजरत चाहता हूँ, ये प्रिंटिंग की गलती है। मैंने एक रिक्शा लिया और कमांडो खालिद की कमीन गाह वाले इलाके में आकर एक जगह उतर गया। वहां से पैदल कमीन गाह के टीले तक गया। गड़े में से होकर गार में जाने लगा तो मुझे दो मुजाहिदों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब मुझे पहचाना तो एक मुजाहिद मुझे अंदर ले गया। कमांडो खालिद मुझे देख कर उठ खड़ा हुआ, गले लग कर मिला। मैंने सबसे पहले जमीला का पूछा। कहने लगा, वो बेचारी तो बस सब्र शुक्र करके बैठी है। तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। अभी हमारे साथ होते हो, अभी गायब हो जाते हो। मैंने पूछा, यहाँ तुमने आसपास या इस हुजरे में किसी सांप को तो नहीं देखा? मेरा ख्याल था कि शायद नागिन दुर्गा इस तरफ आई हो। खालिद बोला, क्यों, क्या बात है? क्या कोई और भी आदमी सांप की जोन में इधर आया हुआ है? मैंने उसे मुख्तसरन नागिन दुर्गा के बारे में और फिर अपनी कहानी सुनाई और कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कमांडो। इंडियन आर्मी की लेजर गन द्वारका के साहिली पहाड़ियों में किसी जगह डिप्लॉय कर दी गई है। हो सकता है दो गन्ने हों। जैसा कि मैंने भारतीय फौजी अफसरों को बातें करते सुना है, उस तोप की मार कराची तक है और तुम खूब जानते हो कि लेजर गन क्या तबाही मचा सकती है। कमांडो खालिद बड़े गौर से मेरी बात सुन रहा था। कहने लगा, ब्लू प्रिंट वाले नक्शे में उस गन पोस्ट को कोई खास जगह नहीं दिखाई गई थी? द्वारका की साहिली पहाड़ियां तो काठियावाड़ से लेकर आगे बहुत दूर तक चली गई हैं। मैंने उसे ब्लू प्रिंट पर देखे हुए और अपनी याददाश्त में महफूज किए हुए सारे निशानात बताए और कहा, जहां तक मैं समझ सका हूं, ये लेजर गन पोस्ट द्वारका के शुमाल मशरिक में सबसे ऊंची पहाड़ी है। क्या तुम उस इलाके में कभी गए हो? कमांडो खालिद बोला, वो सारा इलाका मेरा देखा है। ये लेकिन याद नहीं कि द्वारका के साहिल पर सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। मैंने कहा, ये तो वहां चलकर मालूम हो जाएगा, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ पता नहीं इंडिया कब साहिल की तरफ से कराची पर हमला कर दे। कमांडो खालिद कहने लगा, ऐसा भी कोई अंधेर नहीं मच गया। आखिर पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी गाफिल नहीं बैठी होगी। तुम फिक्र ना करो। ये पाकिस्तान की बका के साथ साथ हमारे भारत के मुसलमानों की बका का भी मसला है। हम द्वारका की लेजर गन पोस्ट को जरूर तबाह करेंगे, खा इसके लिए हमें अपनी जानें क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। मैंने कहा,
تمہارے خیال میں ہمیں اپنے ساتھ کتنے کمانڈو لے کر جانے ہوں گے؟ کمانڈو خالد نے ایک لمحے سوچ کر جواب دیا، اس مشن کے لیے زیادہ کمانڈوز کی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کمانڈو ہارون کو ساتھ لے چلیں گے۔ وہ گجراتی کے ساتھ ساتھ تامل زبان بھی سمجھ اور بول لیتا ہے۔ ہمیں اسلحے کی بھی ضرورت ہوگی، میں نے کہا۔ کمانڈو خالد بولا، ہم یہاں سے زیادہ اسلحہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ یہ کسی جنگل کا کمانڈو مشن نہیں، یہ ایک طرح سے شہر کا اور بہت اہم فوجی اڈے کو تباہ کرنے کا مشن ہے۔ یہاں جاں باز کمانڈو کی جرت اور دلیری کے ساتھ ساتھ سراغ رسانی کی بھی ضرورت ہے۔ کمانڈو ہارون فوجی اسلحے کی ٹیکنیکل باریکیوں کی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور بھیس بدلنے میں بھی بڑا ماہر ہے۔ اور پھر ہم پہلے کاٹھیا واڑ جائیں گے۔ کاٹھیا واڑ میں ہمارے مجاہد ہیں، وہ بھی ہماری رہنمائی کریں گے۔ میں نے کہا، ہمیں صبح صبح یہاں سے کاٹھیا واڑ کی طرف نکلنا ہے۔ کمانڈو خالد نے ہنس کر کہا، کیا جمیلہ بھابھی سے نہیں ملو گے؟ وہ تو بیچاری ہر روز کسی نہ کسی کو بھجوا کر تمہارا پوچھتی ہے۔ میں نے کہا، تم اسے ابھی کسی کو بھیج کر بلوا لو۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے انڈین کیپٹن پانڈے اور میجر گوکھلے کی پاکستان کے خلاف جو باتیں سنی ہیں، اس سے مجھے بے حد تشویش ہے۔ یقین کرو خالد بھائی، بھارت کی ملٹری ہائی کمانڈ کراچی سے پاکستان پر حملے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ کمانڈو خالد کو بھی اب کچھ تشویش ہوئی، کہنے لگا، ہو سکتا ہے بھارتی نیوی لیزر گن کی طاقت کے نشے میں اس قسم کی حرکت کر بیٹھے۔ ٹھیک ہے، ہم صبح ہی کاٹھیا واڑ چل پڑیں گے۔ اس نے ایک مجاہد کو شہر بھیج کر جمیلہ کو بلوا لیا۔ مجھے دیکھ کر جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جمیلہ، مجھے معاف کر دو۔ میری وجہ سے تمہیں بے حد مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن یقین کرو، میں نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کر رہا ہوں، ایک مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ ہم صبح جس مشن پر روانہ ہو رہے ہیں، وہ ہم سب کی سلامتی اور بقا کا مشن ہے۔ شاید انڈیا میں میرا یہ آخری مشن ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد اگر میں زندہ بچ گیا تو تمہیں لے کر فوراً پاکستان چلا جاؤں گا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری جگہ میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کر جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جمیلہ کو اپنے ساتھ لگا کر حوصلہ دیا اور ایک بار پھر کہا کہ ہم اس مشن کی تکمیل کے بعد ضرور پاکستان روانہ ہوں گے۔ جمیلہ ایک دو گھنٹے میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ہم نے وہیں ایک ساتھ کھانا کھایا، چائے پی، پھر وہ اپنے ایک مجاہد کے ساتھ شہر کی طرف چل پڑی۔ اس کے جانے کے بعد کمانڈو خالد نے کمانڈو ہارون کو بھی وہاں بلوا لیا۔ اسے دوارکا مشن کی ساری تفصیلات سمجھائیں۔ کمانڈو ہارون بڑی توجہ سے سنتا رہا، کہنے لگا، کمانڈر، اس مشن کی کامیابی کے لیے ہمیں اپنے کاٹھیا واڑ کے مجاہدوں سے مشورہ کرنا ضرور ہوگا۔ ان سے تو ہم ضرور مشورہ کریں گے، خالد نے کہا۔ میں نے پوچھا، کمانڈو ہارون، تم جدید فوجی اسلحے کو تکنیکی طور پر سمجھتے ہو، یہ بتاؤ کہ ایک لیزر گن کی مار کتنی دور تک ہو سکتی ہے اور وہ کتنی تباہی مچا سکتی ہے؟ کمانڈو ہارون کہنے لگا، اگر جیسا کہ تم بتا رہے ہو انڈین آرمی کی فوجی اس گن کے ذریعے دوارکا سے کراچی پر وار کرنے کی بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے یہ بڑی طاقتور لیزر گن ہوگی اور یہ ضرور اسرائیلی ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ میں نے کہا، یہ بات تو میں نے ان آرمی افسروں کی زبانی خود سنی تھی۔ ہارون بولا، تو پھر یہ اس بر عظیم کی سب سے مہلک اور خطرناک لیزر گن ہوگی۔ اگر انڈین آرمی کے پاس اس قسم کی ایک اور گن بھی ہے تو وہ واگا بارڈر سے لاہور پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ وہ تو اس ناپاک عزائم کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمانڈو خالد نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوسری لیزر گن کو تلاش کر کے اسے بھی تباہ کرنا ہوگا تاکہ واگا کی جانب سے بھی لاہور کو بچایا جا سکے۔ کمانڈو ہارون بولا، اتنی بڑی لیزر گن تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈین فوجی ہائی کمانڈ نے ایک گن ضرور تیار کر لی ہے اور اسے، جیسا کہ کمانڈو کرمداد نے ہمیں بتایا ہے، دوارکا کی ساحلی پہاڑی پر ضرور نصب کر رکھا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اسے تباہ کرنا ہوگا۔ کمانڈو خالد نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم آج ہی صبح کی ٹرین سے بمبئی روانہ ہوتے ہیں۔ ہم عام قمیض پتلون کے لباس میں ہوں گے اور الگ الگ ڈبوں میں سفر کریں گے، اوکے؟ اوکے، ہم دونوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہم وہیں سو گئے۔ رات کے 3 بجے ہمیں جگا دیا گیا۔ ہم جلدی جلدی تیار ہوئے، ایک ایک پیالی چائے کی پی
اور خفیہ کمین گاہ سے الگ الگ نکل کر بھوپال ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ اسٹیشن پر ہم ایک طے شدہ جگہ پر آ کر مل گئے۔ کمانڈو خالد نے ہارون کو تھرڈ کلاس کے بمبئی کے 2 ٹکٹ لانے کے لیے بھیج دیا اور مجھے کہا پولیس کی نگاہوں سے بچ کر رہنا۔ ہم اسٹیشن پر ایک ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ کمانڈو ہارون ٹکٹ لے کر آیا۔ ہم نے اپنے اپنے ٹکٹ لے لیے۔ کمانڈو خالد نے کہا یہ ٹرین بمبئی سینٹرل کے اسٹیشن پر جا کر ختم ہوتی ہے، ہم آخری ٹرمینل کے پاس ملیں گے، اوکے گو۔ اور ہم الگ الگ ہو کر اسٹیشن کے گیٹ کی طرف چلنے لگے۔